हेलो गाइस, स्वागत है आपका पार्ट 7 में। तो इसमें दिसंबर 2023 का हमने पेपर लिया है। दिसंबर 2023 के पेपर में पहले भी 2 क्वेश्चन पूछे गए 19 मार्क्स में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्होंने 8 मार्क्स के उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे, तो दिसंबर 2023 में टोटल इन दोनों चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा गया है कि एक कंट्री गरीब है क्योंकि वो गरीब है। हमें इस स्टेटमेंट को रिव्यू करना है। क्या कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, रिव्यू दिस स्टेटमेंट। तो इसमें कुछ नहीं, जो हमने वाइसिस साइकिल ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था वो जस्ट इसमें हमें एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि ये इसी आइडिया को इलिस्ट्रेट कर रही है। ये फ्रेजेस जो है हमारे सामने, ये इसी को तो लिख सजेस्ट कर रहा है कि जो गरीबी है वो अपना खुद का कारण भी है, खुद का कॉन्सिक्वेंसेस भी है। कि मतलब ऐसा ट्रैप क्रिएट कर रही है जहाँ पर मतलब ये रिपीट कर रही है कि गरीबी का जो चक्र है वो अपने को रिपीट कर रहा है कि और उससे गरीबी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने वाइसिस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था, जस्ट उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, कि क्या होता है, क्या उसकी सप्लाई साइड है, क्या उसकी डिमांड साइड है, कैसे उसको तोड़ा जा सकता है, वही सब इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर 8 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ अवर प्लान्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो फेल क्यों हो गई थी, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसका रीजन क्या था। तो जो मैंने अभी आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्लानिंग के टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा था, तो सेम इसका आंसर वही है जो मैंने उस समय डिस्कस किया था। अभी अपनी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन है कि प्लानिंग पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा था इतना, 1951 से स्टार्ट हुआ था ना आपका। तो वही इसमें भी सेम आंसर है, कुछ भी अंतर नहीं है, जस्ट सेम वही आंसर है। जिसमें हमारा यही रीजन है कि पहला कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है, सेकंड कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत तेजी से हो रही थी आपके उस टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पा रहा था, एजुकेशन सिस्टम मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग लोगों को स्किल प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ स्लो था, रीजनल इम्बैलेंस भी था जिसमें अर्बन सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, और आपके जो प्लानिंग के प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम थे, इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें हमने कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई थी उस समय एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन वही हुआ कि करप्शन के कारण या लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी के कारण या अच्छे से इम्प्लीमेंट होके वो चल नहीं पाए। तो वही सब जो मैंने उस समय डिस्कस कर रखे वही सारे पॉइंट इसमें भी आ जाएंगे। पार्ट 8 में हमने जून 2022 का पेपर लिया है। सब्जेक्ट है आपका MAEC 503। यही लिया है कि हमने जो चैप्टर पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट थे उनसे इस जून 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 19 मार्क्स का, कि क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। ये हम पहले भी और पेपर में डिस्कस कर चुके हैं तो इसको इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फिर उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, गरीबी को से भारत को मुक्त कराने के लिए या गरीबी मिटाने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, उनमें से कुछ मेजर हम प्रोग्राम देख लेते हैं। पहला है आपका MGNREGA, जो है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो है आपका 2005 में आया था, आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि कम से कम 100 दिन का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट हर साल में दिया जाए हर एक रूरल हाउस होल्ड को। ठीक है, मतलब साल में 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए रूरल हाउस होल्ड को, जिसके भी एडल्ट मेंबर काम करने के इच्छुक है। कैसा काम, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उस पर इसने फोकस किया। इक्वल वेजेस थी मैन वुमेन के लिए,
और अगर एप्लीकेशन के देने के 15 दिन के अंदर भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिया गया। दूसरा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, यह आपके 2015 में 2015 में आपका लॉन्च हुआ। इसका मेन उद्देश्य था कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ये इसका मेन उद्देश्य है। किसके थ्रू? कि हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए जो आपके अर्बन और रूरल पुअर है उनको, ठीक है, कि लोगों को मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस या सब्सिडी दी जाए हाउसिंग लोन्स पे। तीसरा है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको आपका 2011 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये था कि रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए, किसकी हेल्प से? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, ठीक है, ताकि जो से रूरल जो गरीब लोग हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको जोड़ा जाए, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाए और उनको मतलब क्रेडिट वगैरह आसानी से मिल जाए, मार्केट से इनको लिंक किया जाए, ठीक है। इसमें यही था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना इसका मेन उद्देश्य था। रूरल वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, ठीक है, ताकि वो भी कुछ इनकम अर्न कर सके खुद के एंटरप्रेन्योरशिप से और स्किल डेवलपमेंट से। फिर आपका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपका 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे यूथ है उसको कोई ना कोई स्किल सिखा दी जाए, चाहे कोई ब्यूटिशियन का कोर्स हो, प्लम्बरिंग का कोर्स हो या टेलरिंग का काम हो, कुछ ना कुछ, ताकि जो उनको नौकरी प्रोवाइड कर सके। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, ठीक है। जब बच्चे अपना कोर्स को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद उनको कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाएगा। ये स्पेशली आपके यूथ के लिए और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी उस पर इसने फोकस किया। फिर आपकी एक थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है। इसने आपका स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट पे किस पे फोकस किया? रूरल जो आपके यूथ था उन पे। ये आपकी 2014 में लॉन्च हुई और 15 से 35 वर्ष की आयु वाले जो यूथ है वो इसमें आते हैं। यही कि उनको कुछ स्किल ट्रेनिंग सिखा दिया जाए अलग अलग ट्रेड्स की और उनको गारंटेड प्लेसमेंट की सपोर्ट दिया गया। इसने स्पेशली आपके फोकस किया जैसे आपके जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, जैसे SC ST माइनॉरिटीज या वुमेन्स पे उन्होंने फोकस किया। फिर आपका है PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जैसे एसेंशियल कमोडिटीज जो होती है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, चीनी हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इनको गरीबों को सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल सके और प्रोटेक्शन मिल सके। जो प्राइस इतने जल्दी राइज हो जाते हैं, जो भी हमारा ऐसा सेक्शन है कि जो खाने की चीजों से भी वंचित रह जाते हैं उनके लिए। मेन इसका फोकस है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन आपके हाउस होल्ड रहते हैं उन तक इसका फायदा पहुंचाया जा सके। एक आपकी है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इसका ये उद्देश्य था कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए किसको? जैसे जो आपके एल्डर लोग है या विधवा लोग है, विडोस है या डिसेबल पर्सन है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उन सबको। इसमें जो आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है इसमें आपका जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम वो भी इसके तहत आती है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम भी इसके तहत आती है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम भी इसके तहत आती है। बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो बुजुर्ग लोग है, डिसेबल पर्सन है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, ये इस आपका जो प्रोग्राम था उसका एम ये था। फिर एक आपका स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया और जो आपका स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम था इसका मेन उद्देश्य ये था कि आपका इंक्रेज करना एंटरप्रेन्योरशिप
किनके बीच में, जो आपके SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रेज करना, कि खुद का बिजनेस करे, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ताकि एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। बैंक की तरफ से भी लोन और गाइडेंस दी गई ऐसे नए एंटरप्राइज को चलाने के लिए। एक आपके इसमें ये भी है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो आपकी 2014 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का वहाँ पर क्या मतलब है, कि जो आपकी बैंकिंग की सर्विस है, इससे से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, जो ऐसे गरीब लोग हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, जिनका ना बैंक में खाता है ना कुछ है, मतलब सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बैंकिंग की सर्विस से जोड़ा जाए। इसमें आपका जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का की फीचर्स है, कि आप जीरो बैलेंस से भी अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर वगैरह भी इसमें आ जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि हमें गरीब लोगों को एम्पावर करना है, उनको आपको एक फाइनेंशियल जो सिस्टम है फॉर्मल, उसमें उनको भी जोड़ना है, ताकि वो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो बेनिफिट है उसका फायदा उठा सके। एक आपका है अटल पेंशन योजना, ये आपकी 2015 में लॉन्च हुई। इसका मेन उद्देश्य ये था कि एक डिफाइंड पेंशन देना, आपके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर होते हैं, कितनी एज के बाद, 60। ठीक है, कि जो भी आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है, उनको एक डिफाइंड पेंशन देना आपके 60 साल की उम्र के बाद। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कि उन्हें मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ड्यूरिंग वर्किंग ईयर, जब वो काम कर रहे होते हैं जिस दौरान उनको कुछ ना कुछ मंथली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फिर उनको उससे क्या होगा, गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी, जिसमें 1000 से 5000 रुपए के बीच की रिटायरमेंट के बाद। और गवर्नमेंट भी इसमें को कंट्रीब्यूशन करती है अपने एलिजिबल सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि सोशल सिक्योरिटी दी जा सके पुअर और जो इकोनॉमिकली आपके सेक्शंस है, स्पेशली इन ओल्ड एज, ठीक, उनको बुढ़ापे में उनको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। पार्ट 9 में हमने लिया है 2022 आपका दिसंबर का पेपर। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 19 मार्क्स में, कि एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू रिमूव इट, कि आपके गरीबी का नेचर क्या है, क्या उसके कारण है, और क्या हम ऐसे तरीके हैं जिससे हम गरीबी को रिमूव कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो देखो, पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन है, जहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है या इनसफिशिएंट है। ठीक है, तो पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ आर अनएबल टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स सच एज, जो उनकी बेसिक नीड्स में क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, एक अच्छी हेल्थ केयर, क्योंकि उनके पास इनसफिशिएंट इनकम है, और लैक ऑफ एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। अब पहले हम इस टॉपिक में देख लेते हैं नेचर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो नेचर में आपकी पॉवर्टी के क्या आएगा, कि एक तरीके से आपकी पॉवर्टी के टाइप्स ही आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमने आपके एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स ही आ गए थे ना, तो इसमें भी वही आ जाएंगे। फर्स्ट है आपका रिलेटिव रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, देखो, रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जब लोगों के पास कम इनकम या कम रिसोर्सेस होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो उससे क्या होती है, इनइक्वालिटी आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, और आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी है जब लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि मिनिमम लेवल, कि जिससे वो अपनी मतलब डे टू डे जो मतलब जरूरत की चीजें उनको पूरा कर पा रहे, वो आ जाती है आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो इन दोनों को तो आप साथ में लेकर पढ़ सकते हैं, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो है जब लोगों के पास मिनिमम इनकम और रिसोर्सेज की कमी है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, वो है आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी ये कि यहाँ पर लोगों के पास इनकम या रिसोर्सेज कम है, बट दूसरे मेंबर जो सोसाइटी है उनके कंपैरिजन में, जिससे कहीं ना कहीं उनको इनइक्वालिटी
या ऐसा फील होता है कि भाई हम दूसरों से नीचे है, एक्सक्लूजन की फीलिंग आती है कि हाँ भाई हम दूसरों से कम है, इस तरीके से। फिर एक इसमें आती है रूरल और अर्बन। देखो रूरल एरियाज में पॉवर्टी आपकी क्यों होती है, क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है या अच्छी जॉब नहीं है, इरिगेशन की कमी के कारण, ठीक है, रूरल एरियाज में वो होती है। अर्बन एरियाज में पॉवर्टी आपकी किससे लिंक होती है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती है, स्लम्स में, या आपकी जो लिविंग कंडीशन है वो बेकार है, पुअर है हॉल के कंपैरिजन में, इसे कहते हैं हम अर्बन पॉवर्टी, ठीक है। फिर एक होती है आपकी क्रॉनिक एंड ट्रांजिएंट, ठीक है। तो जब ये क्रॉनिक पॉवर्टी है वो आपकी एक लॉन्ग टर्म या ऐसी पॉवर्टी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिली है, जहाँ पर जो फैमिली है वो गरीब है बट कितने ही डिकेड से, मतलब कितने ही सालों से, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। ट्रांजिट पॉवर्टी आपकी है टेम्पररी टाइप की पॉवर्टी है, जो क्यों हुई है, क्योंकि कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या कुछ इलनेस हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि आपको नुकसान हो गया है, तो तब ये एक तरीके से टेम्पररी पॉवर्टी होती है। फिर आपके विजिबल और इनविजिबल। देखो विजिबल पॉवर्टी आपकी ये है कि भाई लोगों के पास हमें दिख रही है जो गरीबी है, कि भाई लोग भीख मांग रहे हैं, घर नहीं है उनके पास, खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और इनविजिबल प्रॉपर्टी, इनविजिबल पॉवर्टी वो पॉवर्टी है जो हमें एकदम से दिख नहीं रही है बट घरों में छुप रखी है। जैसे किस तरीके से कि उनके पास, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके या अच्छी डिसेंट लाइफ को या हेल्थ केयर को, मतलब डायरेक्टली नहीं दिख रही है बट इनडायरेक्टली है कहीं ना कहीं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमारे गरीबी के क्या कारण है, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो काफी बेसिक सा टॉपिक है। देखो पहला तो वही कारण है कि भी अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ पर लोगों के पास सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिसके कारण इनकम लो है, स्पेशली आपके रूरल या अनफॉर्मल सेक्टर में। या अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों को अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है, तो एक तो ये कारण हो गया गरीबी का। फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी लो लेवल का है, अगर हमारा लो लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब हमारी शिक्षा का जो मतलब लेवल है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर ऐसे है कि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लो लेवल ऑफ हमारा एजुकेशन है वो भी इसके लिए जिम्मेवार है। तीसरा कारण जो हो सकता है गरीबी का वो हो सकता है आपका इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है। इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब ये है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जहाँ पर जो रिसोर्सेज है या इनकम है वो कंसंट्रेशन हो गया उसका, फ्यू मतलब कुछ ही हाथों में है, तो जिससे जो और अमीर लोग हैं वो और अमीर बनते जाएंगे और गरीब लोग और गरीब। तो कहीं ना कहीं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनकम और वेल्थ का, इसमें इक्विटेबल होना चाहिए। फिर जो हमारी तेजी से इतनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है कहीं ना कहीं वो भी तो इसका रीजन है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉइंट ऐसे जो मैं आपके साथ इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, अगर आज भी आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो जहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम है, तो जिससे रूरल पॉपुलेशन तो गरीब ही रहेगी, क्योंकि आज भी तो बहुत जगह एग्रीकल्चर, आज भी क्या हमारे एग्रीकल्चर आज भी तो मतलब उसकी डिपेंडेंसी किस पे होती है, मॉनसून वगैरह पे डिपेंडेंसी होती है, तो कहीं ना कहीं। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नए नए आपकी टेक्नोलॉजी है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते अपने एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कमी रहती है, ठीक है। जो प्राइस इतने राइज होने पे लग रखे कमोडिटीज के, ठीक है, मतलब इतनी लोगों की इनकम थोड़ी नहीं बनी, जितने चीजों के दाम बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सी चीजें बाहर पहुंच रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं गरीबी का कारण है। हमारा जो हमारी सरकार है उसमें हमारा जो मतलब सिस्टम है उसमें पुअर गवर्नेंस और करप्शन वगैरह भी इसका कहीं ना कहीं रीजन रहे हैं, ठीक है।
जो वेलफेयर स्कीम्स आती है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती है, जिन तक उनका फायदा पहुंचना चाहिए उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं इससे तो गरीबी और बढ़ेगी। और जो करप्शन इतना है हमारे सिस्टम में कि हर छोटा सा काम भी आपको कराना है तो पहले इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर कोई गरीब है तो उसको अपना काम कराना है तो वो तो पैसों के उससे वैसे ही अपना काम नहीं करा पाएगा, ठीक है। तो ये करप्शन वगैरह भी कहीं ना कहीं गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। हेल्थ इशू, हेल्थ इश्यूज में ये है कि पुअर हेल्थ और लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर वो कहीं ना कहीं लोगों की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है। और हेल्थ केयर सर्विस भी इतनी महंगी है कि वो लोगों के आउट ऑफ पॉकेट जा रहा है वो एक्सपेंडिचर। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका गरीबी का कारण है। फिर है कि ऐसे क्या मेजर्स ले सकते हैं कि जिससे हम इस गरीबी को रिमूव कर सके, ठीक है। तो वही सिंपल से पॉइंट जो एक तरीके से हमने कॉजेस में पढ़े उसी का जस्ट आप उसी को रिवर्स करके या इस तरीके से लिख सकते हो कि कैसे मेजर्स। तो देखो वही है कि हमें प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है, प्रमोट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। और भारत सरकार ने चलाए भी इसके लिए, जिसमें आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वगैरह हो गया, आपका अर्बन एरियाज के लिए भी, रूरल एरियाज के लिए भी। इसके अलावा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो गया जो आपका, कहीं ना कहीं इन्होंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करी। तो ऐसे प्रोग्राम्स को स्कीम्स को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को नौकरियां मिल सके। और नौकरी मिल सकेगी तो लोग अपने परिवार के लिए इनकम अर्न कर सकेंगे और अपनी बेसिक नीड्स और एक अच्छी लाइफ वो भी जी सकते हैं, ठीक है। तो एक ये है आपका। फिर ये कि सरकार को क्या बोलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिल सके, अच्छी वोकेशनल ट्रेनिंग, इसी तरीके से अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सब भी बेसिक नीड्स हमारी है। अगर ये सब कुछ अच्छा रहेगा कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो उन्हीं लोगों को अच्छी नौकरियां भी मिलेगी, अच्छे प्रोडक्टिव एसेट्स वो हमारे लिए होंगे। तो ये सब भी तरीका है जिससे हम गरीबी को रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका लैंड रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी होना चाहिए कि अच्छी टेक्निक्स वगैरह का यूज करना चाहिए एग्रीकल्चर में। उनको फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, जो उनके भले के लिए काम कर सके। तो इसमें जरूरी है कि लैंड रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। गरीबी को मिटाने के लिए गवर्नमेंट वो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह को प्रमोट करने चाहिए, ठीक है। ये मैंने जो आपके साथ गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोग्राम चलाए गए थे गरीबी के एलिवेशन के लिए, उसमें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर रखे। तो वो प्रोग्राम्स के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें आपका था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे थे जिसमें आप लिख सकते हो। या अटल वो पेंशन योजना थी जो आपका, ठीक है, तो वो सब आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। पेंशन स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई है, किसके लिए, विडोज के लिए, एल्डर लोगों के लिए, डिसेबल के लिए। तो ये सब भी आपको गरीबी को रिमूव करने में मदद करती है। हमारा जो टैक्सेशन होना चाहिए कैसे होना चाहिए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो हमको टैक्स से रेवेन्यू मिलता है उसे कहीं ना कहीं उस फंड को हमें पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करना, हेल्प मतलब लगाना चाहिए समाज के वेलफेयर में, ठीक है। और जब हम ग्रोथ की बात करते हो तो हमें कैसे ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी, मतलब सबको साथ लेकर चलना है, जिसमें हम जनरल तो चलो है ही साथ में, जिसमें हमें आपके अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, SC ST
माइनॉरिटीज हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है, इनको भी अपने साथ लेकर चलना, सबका विकास करना है, किसी एक ग्रुप पे फोकस नहीं करना है, सारे ग्रुप पे फोकस करना है। प्रमोट करना चाहिए माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है। और सबसे जरूरी है कि कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, अगर जनसंख्या तेजी से बढ़ती रहेगी तो उसमें सरकार बहुत सारे स्कीम्स भी ले आए, प्रोग्राम भी लाए, अपनी शिक्षा भी अच्छी कर दी। बट अगर जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी तो जो गवर्नमेंट की ये प्रोग्राम स्कीम्स है ये भी धरी की धरी रह जाएंगी, किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट रोजगार प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा कर रही है, प्रोग्राम भी चला रही है, बट पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो फिर लोगों को नौकरियां मिलेंगी भी नहीं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए इससे रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी एक उसमें ग्रो करे, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तो वैसे भी पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना को भी छोड़ के। फिर है आपका गुड गवर्नेंस, जो हमने अभी कॉज में भी पढ़ा था कि पुअर गवर्नेंस और करप्शन से क्या होता है, गरीबी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अच्छा गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसका मेन उद्देश्य हो कि टारगेट करना कि वेलफेयर को, ठीक है। जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम करप्शन को मिनिमाइज कर सके।